चैप्टर 2 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पेज में जब हम लोग आते हैं 2.2 में, तो आप लोग देखेंगे एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन दिया हुआ है। एक्शनेबल क्लेम का एकदम सिंपल मतलब क्या होता है? कंटिंजेंट एसेट। इसका ना डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो बोला गया है कि सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से आप ले लो, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका भी सिंपल वर्जन मैंने आपको लिखा है। क्लेम टू एनी अनसिक्योर्ड डेट वेदर इट इज एग्जिस्टिंग, अक्रूड, कंडीशनल और कंटीजेंट, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम हम लोग क्लियर हो गए। एक्शनेबल क्लेम में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का क्या है? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग जो एक्शनेबल क्लेम है उसी को सिर्फ सप्लाई माना जाता है, उसी पे सिर्फ जीएसटी लगेगा, ठीक है ना, उसी पे सिर्फ जीएसटी लगेगा। बाकी फॉर्म्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी नहीं लग रहा है, वो सप्लाई के डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया गया है। क्लियर? एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ में एक्ट कर रहा है। प्रिंसिपल कौन है? जो एजेंट के बिहाफ में काम कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल का बहुत सारा नाम हो सकता है, ठीक है। फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, एरियटिया, डेल क्रेडिटर एजेंट, ऑक्शनर और जो भी नाम से हम लोग एजेंट को बुलाना चाहें। एजेंट और प्रिंसिपल का टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? ओनरशिप ट्रांसफर करने का एबिलिटी। ओनरशिप ट्रांसफर करने का एबिलिटी कैसे पता चलता है? अगर वो इनवॉइस इशू कर रहा है कस्टमर को, तो अगर नहीं कर रहा है तो नहीं हो सकता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करेगा, बात खत्म। एग्रीगेट टर्नओवर पे हम लोग आ जाते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, याद हो चुका है। क्या है? टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, ठीक है ना। इसमें वो इनवर्ट सप्लाईज जो आरसीएम में जिसमें हमको टैक्स दिए हैं हम, वो इंक्लूड होगा क्या? कभी भी वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। जीरो रेटेड टैक्स, जीरो रेटेड सप्लाईज मतलब जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सप्लाईज होता है मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? हम अगर ब्रांच में कोई ट्रांसफर्स कर रहे हैं, मतलब सेम पैन के बीच में अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो उसको इंक्लूड करना चाहिए, उसको इंक्लूड करना चाहिए अपने को। अच्छा, ये सारा काम जो हमको करना है, ये सारा काम जो करना है वो किस बेसिस पे करना है? ऑल इंडिया बेसिस पे। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया बेसिस पे करना है। ऑल इंडिया बेसिस, बट एक्सक्लूड्स जीएसटी, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस। इसके बाद आते हैं टर्नओवर इन स्टेट। जो काम हमने ऑल इंडिया बेसिस में किया है ना, उसको हम स्टेट लेवल पे जब करेंगे ना, तो टर्नओवर इन अ स्टेट आ जाता है। वेरी सिंपल। उसके बाद एग्रीकल्चरिस्ट का डेफिनेशन क्या है? इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है, जो कल्टीवेशन में इन्वॉल्व है, आइदर खुद से या तो उसका फैमिली है या तो वो हायर्ड लेबर से करा रहा है, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ हिमसेल्फ और हिज फैमिली। फैमिली का डेफिनेशन क्या है? फैमिली का डेफिनेशन सिंपल है। फैमिली का डेफिनेशन में एक हिस्सा के लिए को कुछ भी नहीं सोचना, वो हिस्सा है स्पाउस और बच्चा लोग। वो लोग डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेक्स्ट हिस्सा जो है उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि वो लोग डिपेंडेंट है कि नहीं डिपेंडेंट है। माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, ये लोग अगर डिपेंडेंट है तो ही काम बनेगा, तभी ये लोग फैमिली के डेफिनेशन में आएगा। अगर इंडिपेंडेंट है तो फैमिली के डेफिनेशन से बाहर चला जाएगा, बात खत्म। उसके बाद आता है बिजनेस। बिजनेस के डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? टोटलिस्टर का पॉइंट और बुक मेकर का पॉइंट, ठीक है। जो बेट एक्सेप्ट कर रहा है तुम्हारे बिहाफ में, जो विनिंग्स को अपॉर्शन कर रहा है, विनर को दे रहा है सब कुछ, जो काम कर रहा है, उसको बिजनेस बोला जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज इन रिटर्न में जो हमको मिल रहा है, चाहे कोई भी फॉर्म में हो, मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंसिडरेशन माना जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट को कंसिडरेशन मानेंगे क्या? कभी भी नहीं मानेंगे। सीजीएसजी द्वारा जो सब्सिडी मिला है उसको क्या कंसिडरेशन मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। नॉन गवर्नमेंट एंटिटी द्वारा जो हमको सब्सिडी मिला है उसको जीएसटी उसको कंसिडरेशन मानेंगे? यस, ठीक है ना, सारा पॉइंट्स कवर हो गया। फिर आता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या होता है? नील रेटेड सप्लाई, ठीक है। 100% एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जिस पे आया हुआ है, जिसको बोलते हैं होल्ली एग्जेम्प्ट सप्लाईज। उसके बाद क्या होता है? नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, लिकर और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उसके बाद बोला गया नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई 5 लिकर प्रोडक्ट्स एंड पेट्रोल। टैक्सेबल सप्लाई, जिस सप्लाई पे टैक्स लग रहा है वो टैक्सेबल सप्लाई है। कैपिटल गुड्स, कोई भी इस तरह का गुड्स जिसको हम लोग अपने बुक्स में फिक्स एसेट की तरह रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको कैपिटल गुड्स बोलेंगे ना, उसको कैपिटल गुड्स बोलेंगे ना हम लोग, तो उस पे हम लोग आईटीसी भी क्लेम कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, इनपुट्स क्या हुआ?
कोई छोटा लेवल का चीज जो रेवेन्यू नेचर का होता है ना, जो एक्सपेंडिचर जिसका 1 साल से भी ज्यादा लाइफ होता है, जो खत्म हो जाता है जल्दी जल्दी, वो इनपुट्स की तरह हो जाएगा मेरे लिए। उसके बाद आता है इनपुट सर्विसेज। इनपुट सर्विसेज का एग्जांपल क्या हुआ? रेंट का सर्विस, बैंक चार्जेस का सर्विस, टेलीफोनिक सर्विस, ठीक है। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? या तो वो रजिस्टर्ड है या तो लाइबल टू रजिस्टर है एज पर सेक्शन 22 एंड 24, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन कौन हुआ? जो एज पर सेक्शन 25 रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड पर्सन हो गया। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या? बंजारा, जो दूसरे गांव से आया है, दूसरे स्टेट से आया है और यहां पे आके बिजनेस करना चाहता है। उसके लिए क्या है? तुम पहले से रजिस्ट्रेशन लो, ठीक है। तुम पहले से रजिस्ट्रेशन लो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का टोटल मैक्सिमम वैलिडिटी हो सकता है 180 डेज और तुमको टैक्स भी पहले से ही देना पड़ेगा। एनआरटीपी सिमिलर टू सीटीपी। एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद आता है गुड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। गुड्स का डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? गुड्स इज मतलब हर मूवेबल चीज जो है ना उसको गुड्स बना दिया, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स व्हाट? एक्शनेबल क्लेम 1, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग ग्रास एंड अदर थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, ठीक है। या तो बेचने से पहले काट लिया जाए, हटा लिया जाए, या तो बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हटाया या काटा जाए। यहां पे फाइट किस चीज का था? ग्रोइंग क्रॉप्स को लेके फाइट था। क्रॉप पे तो जीएसटी लगता ही है, उस पे फाइट नहीं है। कभी भी डेफिनेशन पढ़ते टाइम में कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को, ठीक है ना। अच्छा, बाय डिफॉल्ट में अगर मूवेबल को गुड्स बनाया तो इमूवेबल तो बाहर चला ही गया। इमूवेबल पे वैसे भी जीएसटी लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है अपने को, ठीक है। 5 लिकर प्रोडक्ट्स तो गुड्स है, बट उस पर करेंटली जीएसटी नहीं लग रहा है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी गुड्स है, बट वो जीएसटी के परव्यू से ही बाहर रखा गया है। कहां से? कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल से। व्हाट इज सर्विस? एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। कोई भी चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट में मनी और सिक्योरिटीज को तो बाहर करना ही पड़ेगा ना मेरे को। मनी और सिक्योरिटीज को तो बाहर करना पड़ेगा। अब एक एक्स्ट्रा बात भी ये लोग बोल दिया, मनी और सिक्योरिटीज का अगर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना, और उसमें आप कोई सर्विस चार्ज ले रहे हो तो उसको सर्विस बोला जाएगा। ये एक तरह का सर्विस होगा, चाहे अमाउंट बहुत ही मीगर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्लियर है बात? मनी का डेफिनेशन क्या है? जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, सभी मनी है। जैसे कि लीगल टेंडर मतलब नोट जो आरबीआई इशू कर रहा है, करेंसी जो इशू कर रहा है, फॉरेन करेंसी भी हो गया मनी। चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई। न्यूमिस्मैटिक वैल्यू वाला जो करेंसी होल्ड करके रखा गया है, ठीक है ना, उसको मनी नहीं कंसिडर किया जाएगा। मूविंग अहेड, इनवर्ट सप्लाई क्या होता है? वो सप्लाई जो हम फर्दर सप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, उस तरह का सप्लाई को हम लोग इनवर्ट सप्लाई बोलते हैं। आउटवर्ड सप्लाई क्या है? जो सप्लाई हम, जो मेरा सेल है, जो सर्विस या जो गुड्स हम बेच रहे हैं, ठीक है ना, जो भी सप्लाई कर रहे हैं, वो आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आता है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को सप्लायर पे भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट चाहता है कि रिसिपिएंट ही टैक्स दे दे। इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऑल्टरनेटिवली नॉर्मल सिनेरियोस को क्या बोलेंगे? एनसीएम, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है ना। ई लायबिलिटी लेजर में क्या होगा? आपका लायबिलिटी लिखा जाएगा, आपको जितना टैक्स पे करना है वो लिखा जाएगा। ई क्रेडिट लेजर में क्या होगा? आपको जितना आईटीसी अवेलेबल है वो लिखा जाएगा। ई कैश लेजर में क्या आएगा? ई कैश लेजर में वो चीज आएगा जो आपने टैक्स पेमेंट किया है, जो आपने चालान जमा किया है, ठीक है ना। 3B जमा करने के बाद सब नील हो जाना चाहिए आइडियल सिनेरियो में। 3B जमा करने के बाद सब नील हो जाना चाहिए ना नॉर्मल सिनेरियो में। इंडिया का डेफिनेशन सिंपल है, सारा स्टेट्स, ठीक है, प्लस थोड़ा सा बात बोला हुआ है 12 नॉटिकल माइल तक कोस्ट लाइन से, उसको क्या बोलेंगे? TWI, ठीक है। और फिर जहां पे वो 12 नॉटिकल माइल खत्म हो रहा है वहां से 188 नॉटिकल माइल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके नीचे का जो सी बेड है उस सबको क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। क्लियर है? यहां पे नेशनल एयर स्पेस कहां तक लिमिटेड है? टेरिटोरियल वाटर्स वाला लिमिट तक, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक, उसके बाद नहीं है, खत्म। यूनियन टेरिटरी क्या है? 5 प्योर यूटीज प्लस अदर टेरिटरी, ठीक है। अदर टेरिटरी को भी यूनियन टेरिटरी कंसिडर किया जाएगा, ऐसा अदर टेरिटरी के डेफिनेशन में बोला गया। उसके बाद क्या है? टैक्सेबल टेरिटरी, जिसपे एक्ट लागू हो रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी, जिसपे नहीं लागू हो रहा है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सिंपल है।
उसके बाद वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी सिंपल। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कोई भी चीज हम बनवाने का सिर्फ स्पेशल ऑर्डर देते हैं ना, चाहे किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन हो, रिपेयर हो, ठीक है, कमीशनिंग हो, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इंस्टॉलेशन, कोई भी तरह का जो चीज होता है ना, उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। जनरली जब हम जीएसटी पढ़ते हैं तो ये दो चीज के रिस्पेक्ट में होता है, एक प्लांट एंड मशीनरी के रिस्पेक्ट में होता है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट बाय डिफॉल्ट में क्या डिफाइंड इन जीएसटी एक्ट, ठीक है। उसका मतलब होता है लैंड या फिर लैंड से अटैच्ड कोई फिक्सचर्स या कोई स्ट्रक्चर या जो भी चीज है। जॉब वर्क में क्या होता है, हम सामान भेज रहे हैं स्पेशल वर्क कराने के लिए, वो स्पेशल वर्क करने के बाद मेरे को आइटम वापस कर देगा, सिंपल है, इसको जॉब वर्क बोलेंगे। रिमूवल, या तो सप्लायर अपने मर्जी से भेज दे, ठीक है, या तो किसी और के द्वारा भिजवा दे। रिसिपिएंट का मतलब क्या होगा, या तो हम खुद जाके कलेक्ट कर लें या तो कोई और मेरे बिहाफ में कलेक्ट कर ले। वेरी सिंपल डेफिनेशन। कॉमन पोर्टल इज जीएसटी का कॉमन पोर्टल। उसके बाद बोल रहा है बोर्ड। बोर्ड ऑलवेज मीन सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। रिटर्न का मतलब क्या है, रिटर्न जो इस एक्ट में जहां जहां मेंशन किया हुआ है उसको रिटर्न बोला जाएगा। जो जो चीज रिटर्न जमा करना है या रूल्स में जो बोला गया उसको रिटर्न बोला जाएगा। वैलिड रिटर्न क्या है, वैलिड रिटर्न इज जीएसटीआर 3B, ठीक है ना, जिसमें हम लोग सेल्फ असेस्ड टैक्स पे करते हैं, 39(1) के अंदर फॉल करता है ये। टैक्स पीरियड, इट कैन बी मंथली और क्वार्टरली। क्वार्टर का डेफिनेशन हम लोग को पता है, फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 और रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है ना। उस हिसाब से 3-3 महीना करके 4 हिस्सा में हम डिवाइड कर देंगे। रिवीजन कंप्लीट हो गया। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल था, हम लोग डेफिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं।